तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है बच्चों, जिसको हिंदी में आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं। इसका जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 3 होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, इससे पहले हमने 2 सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं फिजिकल एजुकेशन के। अगर अभी तक आपने उन सैंपल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, उनको जरूर देख करके जाइएगा। जो आपका 27 दिसंबर, जी हाँ बच्चों, 27 दिसंबर 2023 को जो आपका फिजिकल का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर, क्योंकि भैया जो भी ये सैंपल पेपर हम लोग आपको करवाते हैं, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, खास करके जो आपका फिजिकल एजुकेशन होता है, जियोग्राफी होता है, ऐसे सब्जेक्ट के अंदर तो बच्चों एकदम सेम टू सेम जो है, कई बार ये भी देखा गया है ना कि 80% 90% जो पेपर है वो सेम टू सेम आ गया है। ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ मैं। पिछले साल ले लीजिए, उससे पिछले साल ले लीजिए, जो हमने सैम्पल पेपर्स में करवाया वही आ गया पेपर में। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने जैसे बताए वैसे ही पेपर में आ गया है नहीं, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जो CBSE ने सैम्पल पेपर जारी किया है उसके अंदर 70 मार्क्स लिखा गया है, और इससे पहले भी 70 नंबर का आता था। ठीक है, और ये जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, उसके अंदर जो आपका फिजिकल का पेपर होगा वो 70 नंबर का ही आएगा। एक बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बोल रहा था कि सर जो है सो कि 60 नंबर का आएगा फिजिकल एजुकेशन का पेपर, तो 60 का नहीं आएगा, 70 नंबर का आएगा। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जो कि पहले के वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। फिर भी अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। अगर इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रीड आप कर सकते हैं। और ये सामान्य निर्देश अगर आप समझ लेते हैं तो पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा पेपर आने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 27 दिसंबर 2023 को फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने वाला है आप सभी बच्चों का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए या खंड क भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमसे MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे बच्चों, और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं कि करके यहाँ पर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आसन की पहचान करें। ये जो भैया जी यहाँ पर योगा का एक आसन कर रहे हैं, ये कौन सा आसन है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भैया जी कहीं ना कहीं एक धनुष के आकार की तरह जो है मुड़े हुए हैं। ठीक है, अपने हाथों से इस तरह से पैरों को पकड़ रखे हैं और मुंडी को ऊपर की तरफ कर रखे हैं, और इस आकार में ये देख रहे हैं, इस तरह से ये हो रखे हैं। तो ये जो योगा का आसन है बच्चों, इसे धनुषासन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई द आसन, और ये धनुषासन जो है ए वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा अस्थि भंग जिसमें हड्डी एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है वह कहलाता है। वो क्या कहलाता है भैया? तो वो आपका कहलाता है विखंडित अस्थि भंग। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इसे बहुखंड भी बोलते हैं। ठीक है, बहुखंड अस्थि-भंग भी कह सकते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये हड्डी जो है ये एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूटा हुआ है, ये देख रहे हैं चकनाचूर हो रखा है। तो ये होगा आपका यहाँ पर बहुखंड कह लीजिए, या फिर आपका ये जो होता है ना
विखंडित, ये कह लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने चित्र के उससे भी आपको दिखा दिया कि कैसा होता है। बाकी भी अस्थि भंग आप देख सकते हैं, फ्रैक्चर जो होता है हड्डी के अंदर वो इस तरह से होते हैं। सैम्पल पेपर नंबर 2 का जो वीडियो मैंने बनाया है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर अभी तक आपने सैम्पल पेपर नंबर 2 का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्न में से एक बाहरी अभिप्रेरणा का एक स्रोत है, यानी कि कह लीजिए बाहर से मोटिवेशन जो आता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो होता है। तो नगद पुरस्कार अगर किसी को दे देंगे तो बाहर से मोटिवेट हो जाएगा, अंदर से हो या ना हो लेकिन बाहर से हो जाएगा वो, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कैश प्राइस जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वो है हमारा विटामिन बी करके। ऑप्शन नंबर जो ये ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और विटामिन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि यह थकान के दौरान कार्य करने की क्षमता है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि फर्टलेक प्रशिक्षण से सहन क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका दोनों चीज़ सही है। तो ये जो क वाला विकल्प है सही हो जाएगा। दोनों अ और ब जो है सही है, और जो आपका ब है वो अ की सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका थकान के दौरान कार्य करने की क्षमता है ये, ठीक है। और फार्टलेक प्रशिक्षण से सहन क्षमता बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल आपका सही है। तो क वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि स्पीड प्ले का दूसरा नाम क्या है। जो आपका स्पीड प्ले है बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है भैया फार्टलेक प्रशिक्षण विधि। ये क वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्पीड प्ले करके। तो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या है कि उच्च आत्मविश्वास, सामाजिक दोस्ताना व्यवहार आदि लक्षण किसके होते हैं। तो ये जो होते हैं भैया ये बाह्य मुखी लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके ये लक्षण होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को संक्रमण के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। विच न्यूट्रिएंट हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो भैया वह कौन सा पोषक तत्व है या तत्व है जो हमारे शरीर को यहाँ पर संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। जैसे कोरोना का संक्रमण आया था, इसी तरह के बहुत सारे यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, संक्रमण हो जाते हैं, तो उससे हमें लड़ने में मदद करता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और प्रोटीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित को मिलाइए। तो चलिए मिला देते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में करके कई सारी चीज़ें दे रखी हैं। पहला है आपका व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी जो होता है। तो व्यक्तित्व की बात करें तो ये आपका बिग फाइवर जो थ्योरी है इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है आपका यहाँ पर सेल्डन करके, तो ये आपका ये जो पहला है एंडोमॉर्फिक जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है विटामिन ए करके, तो जो विटामिन ए बच्चों है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा रतौंदी के लिए, क्योंकि विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी होता है। रतौंदी आँखों से संबंधित एक बीमारी है। अगला है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो ये हो जाएगा ब्रेड और चावल से मिलता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ये जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलान करना था बच्चों, ओके। चलिए सेम यही क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको मिलाने के लिए ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है ये अभिकथन और कारण वाला है। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि प्रोटीन कोशिका के निर्माण में जरूरी तत्व है
और कारण कह रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा का एक स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। ठीक है, दोनों बात तो सही है, लेकिन ये जो आर है आपका यानी कारण जो है अभी कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, रीजन जो है सेशन की सही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या है कि विशेष ओलंपिक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है पीबी कोबेटिन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके दिमाग की उपज है विशेष ओलंपिक की अवधारणा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश विकार का कारण नहीं है, यानी इनमें से क्या चीज़ है जिसके थ्रू एक बंदा बीमार नहीं पड़ सकता, उसको कोई दिक्कत समस्याएं नहीं हो सकती। तो वो है भैया आपका यहाँ पर संतुलित आहार। ये आपका एक विकार का कारण नहीं है, बाकी आनुवांशिकता हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, खराब पर्यावरण हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आपका संतुलित आहार कभी भी विकार का कारण इस तरह से नहीं हो सकता है बच्चों। तो ग वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डैश आर नॉट द कॉज ऑफ द डिसऑर्डर। तो बैलेंस डाइट कभी भी डिसऑर्डर का यहाँ पर कॉज नहीं हो सकता है। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि व्यक्ति के वजन का कितना प्रतिशत अधिक होने पर वह मोटा कहलाएगा। तो जो सैम्पल पेपर नंबर 2 मैंने बनाया था आपके लिए, उसका वीडियो जो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एक व्यक्ति का जो भार होना चाहिए, वेट होना चाहिए, उस वेट से 20% अगर उसका वेट बढ़ जाता है या 20% से ज़्यादा वेट अगर बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति मोटा कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका ग वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि एक आदमी का यहाँ पर वजन होना चाहिए 100 किलो। ठीक है, और उसका वजन जो है बढ़ रहा है और 120 किलो टच कर गया या फिर 125 किलो टच कर गया, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, मोटा कहलाएगा, क्योंकि उसका वजन 100 किलो होना चाहिए और जो 100 किलो से वजन उसका आ गया है यहाँ पर 120 किलो तक आ गया है, यानी कि उसका वेट जो है लगभग यहाँ 20% बढ़ गया है। ठीक है, लगभग क्या 20% बढ़ ही गया है। ठीक है, और उससे ऊपर भी जा रहा है तो वो मोटा ही कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका ग वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 14वां क्वेश्चन देखिए, न्यूटन से संबंधित है आपका। तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे कि न्यूटन के गति का पहला नियम जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो जो न्यूटन का गति का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है भैया, उसको हम लोग यहाँ पर जड़ता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से वज्रासन किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है। अब वज्रासन क्या है भैया, ये योगा का एक आसन है और अगर कोई व्यक्ति इसको करता रहता है रोजाना यहाँ पर अपने दैनिक जीवन में, तो वो मोटापा से जो है वो बच सकता है। ठीक है, उसका जो वजन है ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा और वो मोटा हो जाएगा, उससे वो बच सकता है अगर वह वज्रासन जो है नियमित रूप से इस योग के आसन का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो मोटापे से बच सकता है। तो ये क वाला यानी कि ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ओबेसिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्रामक कौशलों में असमर्थताओं वाले व्यक्तियों के लिए आयोजित खेलों का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो ये खेलें होती हैं बच्चों, इसका नाम होता है पैरालंपिक्स करके। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा बच्चों इस वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को देख सके और अपने पेपर्स की तैयारी और भी बेटर से बेटर तरीके से कर सके। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ये आपका प्री बोर्ड में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो जो अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा 27 दिसंबर 2023 को, उसके लिए आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। साथ ही साथ जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो एक बार चैनल पर दोबारा आइएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत
मदद मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर भी, क्योंकि प्री बोर्ड का और बोर्ड का सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम होता है। जैसा पैटर्न आपका यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा वैसे ही पैटर्न आपका जो पेपर का रहेगा हर एक सब्जेक्ट का वो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा बच्चों। ओके, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पैरालंपिक्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि रीढ़ की वक्रता के कारण इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इट इज नोन एज। तो ये किस रूप में जाना जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर स्कोलोसिस करके, ठीक है। ये ग वाला विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और स्कोलोसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि वायु कोष्टिका में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन, ठीक है। ये ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और रेस्पिरेशन आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी या खंड ख भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि योजना क्या है, योजना के कोई 2 उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है। अब योजना क्या होता है इंग्लिश में, इसको आप प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। जैसे अभी आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ भैया इस तरह से मैं अपना प्री बोर्ड एग्जाम दूंगा, ये सैम्पल पेपर देख करके जाऊंगा और जो है सो कि टॉपर बन जाऊंगा, है कि नहीं। अपना बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए भी आप प्लानिंग कर रहे होंगे कि अच्छा इतने घंटे पढ़ूंगा, इस तरह से पढ़ूंगा, है कि नहीं। हर स्टेज पे हर जगह पे चीज़ों को प्लान करके किया जाता है कि नहीं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो मन में प्लान कर रहे होते हैं ना, अच्छा आज दिन में ये काम करूँगा, ये करूँगा, शाम को इतने देर तक खेलूँगा, इस तरह से पबजी खेलूँगा, इस दोस्त के साथ मुझे यहाँ पर फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि योजना क्या है, प्लानिंग क्या है और योजना के कोई 2 उद्देश्यों को लिखना है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे कि योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने तथा कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। समझ में आया आपको। यानी कि कोई भी जो हम यहाँ पर अपना उद्देश्य है उसको पूरा करने वाले हैं, उसके बीच में जो समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है, उसको हटा करके कार्य को सरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर योजना बनाते हैं। अब योजना के उद्देश्य जो कि इस प्रकार से हो सकते हैं हमारे, अच्छा तालमेल स्थापित करना, अच्छा नियंत्रण करना, दबाव को कम करना, गलती की जो संभावना है उसको कम करना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक एक करके ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है तथा बाकी सभी टीमें मैच हार जाती है। टूर्नामेंट आयोजन की अनेक विधियाँ हैं जो अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जैसे धन तथा समय की उपलब्धता, उपलब्ध मैदान, उपकरण व खेल अधिकारियों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारी टीमें जो है पार्टिसिपेट करती हैं। लास्ट में एक टीम जो है विजयी निकलती है और बाकी सारी टीमें हार जाती हैं, ठीक है। टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पैसा कितना है, टाइम है कि नहीं है, मैदान है कि नहीं है कि नहीं। जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। तो ये आपका टूर्नामेंट रहा। आशा करता हूँ कि टूर्नामेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में समझिए कि ये क्या होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में इस तरह से रहेगा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीम ही प्रतियोगिता में बनी रहती है। ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। यानी कि बहुत सारी टीमें इसमें भी खेलेंगी, लेकिन जो टीम हारती जाएगी वो बाहर होती जाएंगी और जो टीम जीतती जाएंगी वही आगे की ओर बढ़ती जाएंगी। ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट कहलाता है। अब लीग टूर्नामेंट
टूर्नामेंट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। लीग टूर्नामेंट तो आपने सुना ही होगा, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल हो गया आपका, है ना, इस तरह के लीग टूर्नामेंट होते हैं। इसमें होता क्या है कि भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार जो मैच है वो अवश्य खेलती है। विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित किया जाता है। जो यहाँ पर नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पर विनर टीम निकल करके आता है। और ये जो आपका लीग टूर्नामेंट होता है, इसकी खास बात ये होता है कि इसके अंदर जितने भी टीम जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, सभी एक दूसरे के साथ एक बार जो मैच है वो अवश्य खेलती हैं, ठीक है। तो ये आपका लीग टूर्नामेंट होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्कोलोसिस के लक्षण तथा सुधारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। अब स्कोलोसिस होता क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। इस स्थिति को स्कोलोसिस कहते हैं। ये देख रहे हैं एक भैया जी है हमारे, तो उनका ये इस तरह से दिखाया गया, मतलब एक इमेजिनरी कह सकते हैं, या आर्ट बनाया गया है या ड्राइंग, कुछ भी आप कह लीजिए, समझने के लिए इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। ये फोटो आपका सपोर्ट मटेरियल में था, वहाँ से मैंने ले लिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो शरीर की स्थिति होती है ना, इसको स्कोलोसिस कहा जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। हम वैसे यहाँ पर चित्र में देखने को मिल गया, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी। तो लक्षण की बात करें तो एक कंधा ऊंचा और एक नीचे की ओर हो जाता है, एक कुल्हा ऊपर तथा एक नीचे हो जाता है, शरीर का वजन एक पैर पर ज़्यादा तथा एक पैर पर कम हो जाता है, शरीर सीधा ना होकर के एक और झुका हुआ प्रतीत होता है। तो ये स्कोलोसिस के लक्षण होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब इसके सुधारात्मक उपाय क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए त्रिकोण आसन कर सकते हैं, योगा का एक आसन होता है। लटक सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे वो होता है ना, मतलब अपना किवाड़ी उवाड़ी जो होता है, या कुछ ऊपर वाली चीज़ को पकड़ करके इस तरह से लटकते हैं, तो उससे भी ये इसके अंदर सुधार हमें देखने को मिल सकता है। प्लैंक कर सकते हैं, ये एक तरह का व्यायाम होता है, ये मैंने भी बहुत किया है और बहुत मज़ा आता है और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ऐसे व्यायाम करना जिसमें नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे जाए, ठीक है। तो इस तरह के व्यायाम हम कर सकते हैं, जिसके कारण जो है हमें यहाँ पर स्कोलोसिस में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि घर्षण से क्या अभिप्राय है। आप सभी बच्चों को पता ही होगा घर्षण क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक गाड़ी है आपका, एक कार है, इस तरह से मैं एक गाड़ी बनाता हूँ और ये मैंने बना दी एक फरारी कार, ठीक है। तो ये जो फरारी कार है, मेरी ड्राइंग कोई जज मत करना, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है भाई, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया हूँ। तो ये एक कार है। अब ये कार रोड पे चलेगी, जाहिर सी बात है। अब आप बोलेंगे सर कार तो रोड पे ही चलती है ना, अंतरिक्ष में थोड़ी ना चलेगी। तो मुझे पता है, ठीक है, मैं जस्ट आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि घर्षण होता क्या है। अब देखिए जब रोड पे ये जो गाड़ी है वो चलेगी, तो इसके जो टायर है वो किसके साथ घर्षण खाएंगे, वो खाएंगे भैया रोड के साथ, ठीक है। जब आप चलते हैं तो आपके जो पैर है, ठीक है, वो किसके साथ घर्षण खाते हैं, वो खाते हैं जमीन के साथ। तो ये आपका घर्षण होता है बच्चों। बाकी आप यहाँ लिखा हुआ भी देख सकते हैं, घर्षण वह बल है जो तब पैदा होता है जब दो वस्तुओं की सतह आपस में संपर्क में आते हैं और उनके बीच या तो सापेक्ष गति हो रही है या होने का प्रयास हो रहा है, तो वो घर्षण होता है। घर्षण बल हमेशा क्रिया की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन करके। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन है वो कितना आवश्यक है, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब हाउ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज फॉर आवर बॉडी। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि प्रोटीन जो है वो कोशिका के निर्माण में जरूरी तत्व है हमारे शरीर के अंदर। प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभार सल्फर नामक तत्वों से बनी हुई होती है। प्रोटीन शरीर में अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो एसिड होता है एक तरह का, ठीक है, इसके द्वारा रक्त में मिल जाता है। इन अमीनो अम्लों का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांस पेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण में किया जाता है। तो ये जो प्रोटीन होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए होता है, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अथवा में चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप को परिभाषित कीजिए, डिफाइन हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपने बहुत सारे अपने अंकल आंटी या आसपास के लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अरे इसको तो यहाँ पर बीपी का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर बीपी का प्रॉब्लम, ये बीपी ऊपी होता क्या है, इसको थोड़ा समझाइए। तो देखो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हमारे शरीर के अंदर जो खून है ना वो बहुत तेज़ी से दौड़ता रहता है। ठीक है, मान लीजिए अभी आपके पैर में जो खून है वो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, वो दिमाग में जाएगा, दिमाग से इधर, फिर मतलब वो घूमता रहता है हमारे शरीर में। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये होता है। तो इसका एक स्पीड होता है, क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है। ठीक है, जिसको यहाँ पर ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो इसका नॉर्मल स्पीड होता है, अगर उससे कम स्पीड हो गया हमारे शरीर के अंदर, यानी ब्लड जो है नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड से हमारे शरीर के अंदर जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका लो बीपी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, लो बीपी, यानी कि लो ब्लड प्रेशर है उस बंदे को। और अगर वो जो खून है, वो जो ब्लड है शरीर में बहुत तेज़ी से अप डाउन कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो वो हाई बीपी की प्रॉब्लम का शिकार होता है, यानी कि उसको बीपी का प्रॉब्लम है और हाई बीपी का प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? तो जो हमारे शरीर के अंदर जो खून दौड़ता है वो एक समान स्पीड पर दौड़ना चाहिए, जो भगवान ने इस तरह से सेट कर रखा है। ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग बता रखे हैं कि इतना होना चाहिए। अब यहाँ पर जो उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो इस तरह से रहेगा कि यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। वैसे तो आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, परंतु अब नवयुवक भी इस समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात बोल रहा है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वैसे तो उम्र के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है, लेकिन अब ये देखा गया है कि जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, जवान हैं आज के टाइम पे, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे तो ये ज़्यादा एज वाले बंदों को पहले हुआ करता था, लेकिन अब यंग लोगों को भी होने लग गया है। किसी वयस्क का सामान्य रक्त दबाव जो होना चाहिए वो 120 से 80 mm होना चाहिए, ये HG माना जाता है। ठीक है, ये आपका ब्लड प्रेशर को मापने का तरीका है कि 120 से 80 mm HG होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का रक्त दबाव 140 से 90 mm HG ऊपर होता है तो उसे उच्च रक्त दबाव कहते हैं, यानी कि 120-80 ये है आपका, इससे ऊपर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे नीचे होगा तो लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। इस सेक्शन को और इसके आगे वाले जो भी सेक्शंस हैं हमारे सैम्पल पेपर के अंदर, इनको हम लोग करेंगे इसी सैम्पल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा खुद भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।